कि भाई वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कॉलेज में कूल दिखना है और फिर लड़कियां जितनी अपने को अटेंशन दे। और 10,000 रुपये मैंने उसकी मार्केटिंग में भी खर्च करे थे। तो मैंने अपने घर पर एक बोर्ड लगाया था बड़ा सा और पैम्पलेट्स बंटवाए थे। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर बोर्ड लगवाए थे ऐसे करके कि हम तीनों लोग पढ़ाने वाले हैं। तो आज के टाइम पे ऑलरेडी तुम्हें दिख ही रहा है कि पूरा सोशल मीडिया का बूम है। मेरे ख्याल से 10 साल और चलेगा। 10 साल बाद इतने ज़्यादा क्रिएटर्स हो जाएंगे कि वहाँ पर भी ये आपको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। टुडे वी हैव विद अस आपके पार्थ भैया। आप इनको ऑलरेडी जानते होंगे, आपने इनको यूट्यूब पे देखा होगा। नीट जो एज अ कैटेगरी अगर मैं बोलूँ तो इसके सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। एंड ऑलमोस्ट अभी 900 के क्या कितने हो गए अप्रोक्स? हाँ, 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास जो है टोटल इनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड आई थिंक मतलब इस लेवल पे आई थिंक एक दो क्रिएटर्स ही हैं हमारे नीट सेगमेंट में, है ना? आई थिंक आपके होंगे एंड एक दो और चैनल ही होंगे जो नीट पे है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल्स। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड आज हम इनकी पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक्स, यार देखो पार्थ भैया अपने चैनल पे नीट के टिप्स तो देते ही हैं, मैं अपने चैनल पे नीट के बहुत सारे टिप्स देता हूँ। बट आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा टुवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। थोड़ा कि हम ये डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने जो है इतने सारे स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू बनाया है, क्या क्या वो बिजनेस, जैसे उनका आपने सुना होगा उनका एक ब्रांड है बायोहैक केम हैक, बहुत ज्यादा इनका फेमस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके बुक्स को यूज करते हैं। एंड इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे जो है चीजें स्टार्ट किया। अभी इनका पीजी प्रेप में भी इन्होंने स्टार्ट किया। सो सारी चीजें एकदम डिस्कस करेंगे। सो आप कुछ स्टार्ट करो आप। श्योर। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज पार्थ गोयल। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो और अगर तुम यूट्यूब पे थोड़ा बहुत एक्टिव हो तो शायद मेरे को जानते होगे। एंड आज जैसे शोएब ने मुझे बुलाया है अपने चैनल के ऊपर, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक तो हमारी पढ़ाई के रिलेटेड बातें हम करते ही हैं, बट साथ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बिजनेस एक हम मतलब काइंड ऑफ एक माइंडसेट भी हमारा होना चाहिए। नॉट बिजनेस माइंडसेट, नॉट डेट काइंड ऑफ की कन्वेंशनल की एकदम कि हमें लूटना है लोगों को, बट इन द फॉर्म ऑफ कि हमें लोगों को अच्छा सर्व करना है, एक कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना है। एंड उसमें आउट ऑफ समथिंग हम थोड़ा बहुत फॉर्चून अगर अर्न कर सकते हैं तो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो दैट इज़ काइंड ऑफ थिंकिंग जो कि मेरी हमेशा से रही है। एंड मैंने हमेशा से स्टार्टिंग में 90% काम फ्री में ही किया है जो भी मैंने किया है यूट्यूब पे। बट हाँ, 10% का जो पार्ट है जिससे मेरा ये सब काम चलता रहता है, सारा मेरा स्टूडियो हो गया, लोगों को सैलरीज देना है, सब कुछ है वो चलता रहता है। तो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में यही रहता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया एंड वो जीरो से लेकर के जो 900 के सब्सक्राइबर्स तक का जो अब आपने माइलस्टोन अचीव किया, तो वो कैसे जर्नी रही एंड क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपने सीखा एंड आप चाहते हो कि सबको आप बताना चाहते हो? सो मैंने स्टार्ट किया था 2020 में जब लॉकडाउन लगा था। उसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी थी और सब में मैं फेल था। सो मैंने जो मेरा घर का बेसमेंट था वहाँ पर हमने सोचा था कि हम कोचिंग खोलेंगे, नीट के बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, स्पेशली फिजिक्स में। तो मुझे मन था कि फिजिक्स पढ़ाऊँगा मैं, ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं है। एंड ऐसे करके मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि इनिशियली तो मुझे कोई जानता नहीं था, तो किसी को मनाना कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ो, ऐसे करके मतलब ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। एंड साथ में मैंने दो अपने साथ फर्स्ट ईयर के मेरे ही दोस्त रखे थे, तो हम तीनों ने ऐसे पूरा एक टीम बनाई थी और कोचिंग का नाम दिया था जीत। और 10,000 रुपये मैंने उसकी मार्केटिंग में भी खर्च करे थे। तो मैंने अपने घर पर एक बोर्ड लगाया था बड़ा सा और पैम्पलेट्स बंटवाए थे। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर बोर्ड लगवाए थे ऐसे करके कि हम तीनों लोग पढ़ाने वाले हैं, आप लोग ज्वाइन करो। क्रैश कोर्स काइंड ऑफ लॉन्च कर रहे थे नीट 2020 के लिए। तो उस टाइम पर ये मान लो फरवरी 2020 चल रहा था जब ये सब कर रहे थे। मार्च में हमारा लॉकडाउन लग जाता है। तो पूरी जो कोचिंग का 10,000 रुपये हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करे थे। 10,000 रुपये थोड़ा जो रूम था उसको सेटअप करने के लिए, बोर्ड लगाना, उसको थोड़ा पेंट करा के अच्छा कराना, उन सब में खर्च हो गए थे। तो ये 20,000 का एक जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट दे करके चालू करा था। और ये मान लो कि एक बच्चा आया, वो एडवर्टाइजमेंट से तो कोई भी नहीं आया। फिर एक बच्चा आया मेरे सीनियर के
रेफरल से। एंड फिर उसकी एक दोस्त आई, 2 लोग आए, 2 दिन क्लास हुई, तीसरे दिन मोदी जी आ गए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है कि लॉकडाउन है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता तो वो बड़ा ही खतरनाक डेंजरस सा टाइम था कि अब क्या करें। बहुत कुछ सोचा था, कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो फेल होते तो दिख रहा था, ये तो बिल्कुल ही डंप हो गया था कि अब तो बिल्कुल ही जीरो ही होना ही है। फिर इसके बाद ये सोचा कि अच्छा चलो ऐसा है तो हम ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। बच्चा हमसे अगर पढ़ना चाहता है, भले 2 बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन की शुरुआत करी अपने यूट्यूब चैनल की। एंड मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना चालू किया। तो मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ाता था, फिजिक्स के मैंने लेक्चर्स लिए कई सारे। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा सोचा कि स्ट्रेटजी भी दूँ बच्चों को कि कैसे नीट क्लियर करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने अप्लाई करी थी एज अ टॉपर, जो बाकी लोगों को पता नहीं होती, जो मैं और मेरे दोस्त अप्लाई करते थे। तो वो भी धीरे धीरे मैंने चालू करा और ऐसे करके धीरे धीरे मेरे पास आते रहे बच्चे, उनको अच्छा लगता रहा मेरा कंटेंट, तो वो ग्रोथ होती रही। ओके, सो आपका जो ग्रोथ रहा है इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अब तो ये चैनल अच्छा कर रहा है एंड यहाँ से अचानक से कभी कभी ग्रोथ होने शुरू हो गई? तो ऐसे क्या रीजंस थे, क्या लगता है आपको? जैसे नीट के ऊपर कंटेंट तो बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी बनाते हैं, बट इस लेवल तक पहुंचना जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि टोटल नीट एस्पिरेंट्स ही अराउंड 18 to 20 लाख होते हैं, उसमें से 900 की सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसमें तो ऐसा है कि देखो मैं 5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, तो 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो 9 लाख ही लोग मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। वो तो पिछले 5 साल के अंदर एक्यूमुलेट हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैं कुछ 2 लाख 2020 के होंगे, फिर 1 लाख 2021 ऐसे करके हुए। तो वो तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो बिकॉज ऑफ माई चैनल इज ओल्ड, दैट्स व्हाई माई सब्सक्राइबर बेस इज हाई। बट जो मेरे पास एक व्यूअरशिप है वो तो अराउंड 1 लाख के आसपास की है, तो वो उतने बच्चे मुझे देखते हैं, वही है। ओके, गॉट इट। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, क्या क्या ऐसे बिजनेस वर्टिकल कह सकते हो या रेवेन्यू स्ट्रीम कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कहाँ से आपके रेवेन्यू आ रहे हैं? सो मेरा ऐसा है कि मेरा पहला तो यूट्यूब स्टूडियो से जो आता है, यूट्यूब के एडसेंस से आता है वो है। दूसरा स्पॉन्सरशिप से आता है। तीसरा अपना मेरी बुक्स हैं उनका से आता है। चौथा मेरा मेडुला, मेरा दूसरा एक नया वर्टिकल मैंने खोला था तो वहाँ से आता है। और मतलब ओवरऑल तो यही है मेरा, बाकी तो ऐसा बाकी कुछ नहीं है कम। ठीक है, अगर आप कुछ फिगर्स नहीं भी रिवील करना चाहते हो बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर क्या रहता है कि सबसे ज्यादा कहाँ से आ जाता है, देन उसके बाद कहाँ से, तो फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इस बारे में। इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं रिवील कर पाऊँगा, सब अपना रेवेन्यू अलग अलग स्ट्रीम से। बट हाँ, जैसे मेरी बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बुक्स मेरी आपकी बुक्स बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट विद टाइम ये बहुत पॉपुलर होती गई। मैंने 2021 में इसको लॉन्च किया था, तो तब मैंने फ्री में ही लॉन्च करा था। मेरा ऐसा कुछ उससे अर्न करने का कुछ वो भी नहीं था। मैंने ये था कि मैं इवन ये सोचा था कि मैं यूट्यूब बंद करने वाला हूँ, ये मैंने सोचा था 2021 में कि अभी बहुत हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक नोट्स बनाए थे अपने जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन बनाता था मैं एनसीईआरटी के थ्रू, और उसका आंसर बैक में लिखता था। ऐसे करके मैं अपने खुद के नोट्स बनाता था कंपेयर टू नॉर्मल नोट्स जो कि बिल्कुल एक पैसिव होते हैं कि भाई जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को फिर से लिख देते हैं लोग। वो नोट टेकिंग नहीं, बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ नोट टेकिंग, इसको एक्टिव रिकॉल फॉर्मेट में तरीके से था। और ये मैंने खुद ने ही डिस्कवर किया था, किसी ने मुझे बताया नहीं था। ये बस एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, क्योंकि क्या हुआ था कि एक बार मेरे सर ने मुझसे बोला कि तुम में एम्स फोड़ना है अगर, तो तुम्हें जो है ना असर्शन रीजन बनाने चाहिए एनसीईआरटी से। और हम सबको होमवर्क दिया कि असर्शन रीजन बनाओ, एंड मैंने फिर असर्शन रीजन बनाना चालू किया। शुरुआत में तो मैंने आंसर्स भी नहीं लिखे, पर फिर मुझे समझ में आंसर लिखना सही ज़रूरी है, तो मैंने आंसर्स भी लिखे उसके। फिर मुझे लगा यार कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मतलब इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ ना। और फिर मैंने सोचा कि असर्शन रीजन भी क्यों बना रहा हूँ मैं इसको ना 1 वर्ड कर देता हूँ, ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, इससे मेरे जल्दी बन पाएंगे। और ऐसे करके मैंने सारे चैप्टरों के ये चीज़ करी। ये आइडिया मुझे 12th में आया था, तो मैंने फिर 11th और 12th दोनों का 12th में बनाया ये।
और मुझे बाद में ये बहुत काम आया। मैं जब भी चैप्टर रिवाइज करता था तो मैं फिर यही चीज़ को बार बार यूज़ करता था और मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होता था, एक 10-15 मिनट में एक चैप्टर, और डेप्थ में रिवाइज हो जाता था। और एनसीईआरटी की भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मैं वैसे एनसीईआरटी में नहीं ढूंढ सकता, वो मुझे उसके अंदर पूरी पता चल जाती थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हो, राइट। तो ये रीज़न था, तो इस वजह से फिर ये मैं करता था। पर मेरे नोट्स के साथ क्या हुआ कि वो नोट्स मैंने बनाए थे, तो आफ्टर कमिंग मेडिकल कॉलेज तो मैंने वो नोट्स अपने सर को दे दिए थे कि सर ये आप रख लो, ये बच्चों के बहुत काम आएंगे। तो मैंने सर को दे दिए। फिर जब ये सब चालू हुआ और फिर जब मेरा चैनल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा, मुझे लगा कि मुझे नोट्स अपने से जुड़े बच्चों को देने चाहिए। तो जब मैं सर से मांगने गया तो नोट्स थे ही नहीं उनके पास, वो खो चुके थे, वो किसी और बच्चों को ही दे करके वो गायब थे। तो बड़ा मुझे दुख हुआ कि मैं अपने खुद के नोट्स नहीं दे पाया बच्चों को। तो उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं फिर बच्चे ही बना देते थे मेरे आइडिया से वो नोट्स उस टाइप के। तो मैं बच्चों के ही नोट लेके बच्चों को देता था टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे अब थोड़ा बंद ही कर दूंगा इसको धीरे धीरे, नीट के चैनल को। और एक एंड जो मुझे करना है वो बायोहैक के साथ करना है कि मैं एक ऐसी चीज़ बना के देना चाहता हूँ कम्युनिटी को जो किसी ने बनाई नहीं, किसी ने सोची नहीं, और जो मतलब एकदम ब्रह्मास्त्र है बायोलॉजी को याद करने के लिए। ठीक तो है। मैंने इस पर बहुत काम किया। सेकंड जब वेव आई तब मुझे टाइम मिला, क्योंकि नॉर्मली तो टाइम मिलता नहीं है एमबीबीएस के दौरान। बट जब सेकंड वेव आई कोरोना की तो 2-3 महीने मिले, तो मैंने उस पर बिल्कुल 12-12 घंटे मैं बैठ के कंप्यूटर के सामने टाइप करता था और मैंने उस चीज़ को बनाया। 3 महीने के अंदर मैंने दोनों बुक्स बनाई और मैं डेली कोशिश करता था एक चैप्टर कंप्लीट करने की। तो मतलब एक नहीं होता था तो उसका 75% हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने उस टाइम पे बिल्कुल मेरे पीठ में दर्द हो गया था, ये हो गया था एंड तक आते आते कमर दर्द हो गया था, बैठने तक में दिक्कत आती थी। बट वो मैंने बनाया एंड मैंने फ्री में दिया। एक एक चैप्टर जो भी बनाता था सारी PDF बनवा के फ्री में दी, बिल्कुल अच्छी से डिज़ाइनिंग करा के सब कुछ। बट फिर बच्चों ने बोला कि भैया आप ये फ्री में दे रहे हो, आप इससे अच्छा इसको जो ना प्रिंट करा लो। तो प्रिंट कराना अपने आप में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैं प्रिंट कराने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि 60,000 रुपीज़ लगेंगे आपके एक अपफ्रंट अमाउंट। उस टाइम पे तो इतने पैसे नहीं थे कि 60,000 भी दे पाएँ, तो बड़ा मुश्किल रही। फिर मेरे फादर ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम ई-बुक निकाल लो, उससे जो पैसे बनेंगे अगर वो 60,000 बन जाते हैं तो फिर तुम प्रिंट करा लेना। तो मैंने फिर ई-बुक लॉन्च करी कुछ चेंजेस करके, एंड वो भी बच्चों ने इतना प्यार दिखाया कि वो भी खरीदी और फिर उससे इतने बन गए कि मैंने फिर प्रिंट कराया तो वो भी बच्चों ने बाई करी। ऐसे करके वो चीज़ें चलती गई। ओके, तो फिर मतलब ये प्रिंट वगैरह फिर आपने सेटअप किया, यूज एक्सटर्नल वाला किया, खुद का फिर सेटअप किया, कैसे किया? जैसे आप हाँ, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पब्लिशर्स के पास जाते हैं, पर पब्लिशर्स कंट्रोल ले लेते हैं आपकी किताब का और आप बस एक ऑथर नाम के रह जाते हो बस आपकी। लेकिन किताब के ना आप प्राइसिंग कंट्रोल कर सकते, ना आप का कॉपीराइट होता। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिशर के साथ। इसलिए मेरा खुद ही सेल्फ पब्लिश्ड है, एक तरीके से मैं ही पब्लिशर हूँ मेरी किताब का। ओके। एंड अभी जो है आपके मेनली सेल्स आपके खुद के यूट्यूब चैनल के थ्रू आते हैं, किस तरीके से आते हैं? ऑफलाइन है, कहाँ कहाँ पे? अभी ऑफलाइन में तो नहीं हूँ मैं, ऑनलाइन ही मेरा पूरा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट खुद का ऐप है, वेबसाइट है। तो पूरा जो पैकिंग, डिलीवरी सब आपने पूरा सेटअप खुद ही मैनेज करते स्टाफ हैं। वगैरह सब खुद मैनेज कर? इवन हम तो अब यूट्यूबर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी खोल दी है कि यूट्यूबर्स जितने भी है वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, अपनी बुक लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरे पास आदित्य सर तक का मैसेज आया था जो काफ़ी फेमस है, उन्होंने भी मैसेज किया था कि मैं अगर करूँगा तो तुमसे कॉन्टेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसा पब्लिशर बनना चाहता हूँ मार्केट में जो कि लूटता नहीं है ऑथर को और ऑथर को एक वैल्यू देता है। क्योंकि पब्लिशर्स क्या करते हैं, यूजुअली कॉपीराइट अपने नाम करा लेते हैं, आपको केवल 10-15% देंगे किताब का और आपको मतलब कुछ बताएंगे नहीं कितनी सेल हो रही है। बड़ा वो बहुत शेडी रहता है वहाँ पर, नंबर ऑफ़ सेल्स भी एक शेडी चीज़ होती है, तो वो क्लियरली नहीं कभी बताते। बट मेरा ऐसा है कि मैं क्लियरली बता दूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से उठ के बनाऊँ ना एक पब्लिशर, तो मुझे पता है कि क्या मतलब एक ऑथर की क्या एक वो होता है। जब मैं खुद ही एक ऑथर हूँ तो मुझे उसका एक दर्द पता है जो एक पब्लिशर के पास जाके। तो मैं इसलिए चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। अभी मेरी एक और सर से बात हो रही थी, अर्पित सर हैं जो PSM पढ़ाते हैं, कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने के। उन्होंने JP वगैरह को भी गया था, CBS JP तो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया क्योंकि वो ये प्रॉब्लम दे रहे थे कॉपीराइट का,
राइट्स का कंटेंट पे। तो मैंने कल उनको बताया तो वो खुश थे, वो कह रहे थे कि हाँ कर सकते हैं काम। तो ये सब चीज़ें हैं, हम मतलब रॉयल्टी भी ज़्यादा देता हूँ, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। गॉड। अभी अगर कोई स्टूडेंट आपको देख रहा है एंड वो इंस्पायर्ड है कि आपने कॉलेज में रहते हुए ये सारी चीजें बिल्ड करी, खुद का यूट्यूब चैनल बिल्ड किया, बुक्स लॉन्च की, बुक्स पब्लिश करके आपने सेल्फ पब्लिश करके वो आप उसको सेल कर रहे हो, देन आप पीजी प्रेप के लिए भी आपने प्लेटफॉर्म बनाया। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में है लेकिन साथ साथ वो अपनी अर्निंग सोर्सेज बनाना चाहता है या कोई साइड हसल करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? तो देखो, आई वुड से सबसे पहले तो तुम्हें नॉइस से खुद को अलग करना है। नॉइस मतलब तुम्हारे सीनियर्स, तुम पहले ये देखो तुम किससे इन्फ्लुएंस होते हो अपने आसपास डेली। मोस्टली बच्चे यार इन्फ्लुएंस कि भाई वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कॉलेज में कूल दिखना है और फिर लड़कियां जितनी अपने को अटेंशन दे, फिर तो ये सब चीज़ों में आदमी फंसा रहता है पूरे टाइम। कॉलेज में आगे बढ़ना है, सोसाइटीज़ में आगे बढ़ना है, या जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो देखो क्या होता है कि ये टेम्प्रेरी होती है, 5 साल बाद जीरो हो जाता है ये। तो तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और फिर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग ये सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो तुम्हें बोलेंगे कि यार पागल है तू, क्या साइड में जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है। तो वो सब चीज़ों से पहले कट होकर के फिर आपको अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है, तो वो है कि देखो आज के टाइम पे ऑलरेडी तुम्हें दिख ही रहा है कि पूरा सोशल मीडिया का बूम है ना। एंड देखो हर 10 साल में 20 साल में ना कोई नई चीज़ आती है, इस टाइम पे वो सोशल मीडिया है। क्योंकि इस टाइम पर आप देखो तो मतलब फट रहा है पूरी तरीके से। एंड ये हमेशा नहीं फटता रहेगा, मेरे ख्याल से 10 साल और चलेगा। 10 साल बाद इतने ज़्यादा क्रिएटर्स हो जाएंगे कि वहाँ पर भी ये आपको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप को मतलब थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आज के ज़माने में बहुत कॉमन आनी चाहिए आपको। आप कोई भी कॉलेज का इवेंट तक भी कराते हो तो उसमें आपको रील बनाना आना चाहिए, एडिट करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो करो कम से कम। एंड फिर उसके बाद तुम अपना कुछ आइडिया ले करके उसमें डाल सकते हो, जो भी चीज़ के लिए तुम इंस्पायर्ड हो कि मुझे ये करना है। मुझे मान लो जैसे मेरा था कि नीट के बच्चों को हेल्प करनी है, तो मैंने करा। तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें कुछ हेल्थ केयर में करना हो, क्योंकि अगर MBBS स्टूडेंट हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ हेल्थ केयर में ही करना है। तो तुम हेल्थ केयर में काफ़ी सारा काम कर सकते हो। लोग कितने परेशान हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनको हम कम कर सकते हैं। मैं भी इस चीज़ में करता हूँ। तो वो सब चीज़ें पे भी तुम ध्यान करके अच्छा एक हेल्थ रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है करना, वो सब पे तुम अपना कंटेंट बनाओ, दैट्स इट। इवन मैं बोलूँगा जो लोग नर्सिंग के हैं और जो लोग BAMS BHMS होते हैं, वो बहुत दिल उनका दुख जाता है कि भाई हम MBBS के बराबर नहीं है। बट मैं तुम्हें बताऊँ, वहाँ पर भी तुम करोड़ों बना सकते हो आज की तारीख में। आज की तारीख में कोई भी नर्सिंग नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पे, कोई भी होम्योपैथी नहीं पढ़ा रहा, आयुर्वेदा नहीं पढ़ा रहा। तुम अच्छे से पढ़ के पढ़ा दो, तुम्हारे से कोई भी 2-3 हज़ार का कोर्स खरीदेगा, मान लो 10,000 लोगों ने खरीदा, देख लो तुम कैलकुलेट करके कितने आते हैं। तो आराम से मतलब ईजी है, जो तुम्हें आता है वो पढ़ाओ, बस सिंपल बात। ओके, सो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अभी इजीएस्ट वे है अगर कोई स्टूडेंट जो है अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ते हुए अर्न वगैरह करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत कन्वीनियंट है, इजी है। आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, आप जो भी काम कर रहे हो कंटिन्यू करो, रात को आके 2 घंटा दो, बस सिंपल। ओके, सो थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली हमारे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू बात भैया फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने जो भी बताया मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू फॉर दैट एंड होपफुली विल मीट अगेन एंड हम ऑफलाइन भी जल्दी मिलते हैं एंड कुछ प्लान करते हैं। ओके, थैंक यू शोएब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।